दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पास एक हथियार होता है जिसके जरिए वो किसी भी कंट्री के लीडर को हटा सकते हैं। इस हथियार को कू कहते हैं। कू फ्रेंच जबान का वर्ड है जिसका मतलब है किसी को पंच करना, कट करना या जोर जबरदस्ती से किसी चीज को हटाना। पॉलिटिक्स में ये वर्ड तब यूज होता है जब किसी कंट्री में किसी लीडर को जबरदस्ती हटाकर किसी और को लीडर बनाया जाता है। किसी भी कंट्री में जब कू होता है तो उसके पीछे बहुत सी रीजंस और बहुत से प्लेयर्स का हाथ होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 100 सालों में कैसे अमेरिका ने इन कूज के जरिए डिफरेंट कंट्रीज में अपने मतलब के लिए गवर्नमेंट्स उल्टाई। और आज आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो हमें लगता है कि इस दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से रूल्स या लॉज होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। जिसके पास ताकत होती है वो जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। इस वीडियो में मैं जितने भी कंट्रीज का बताने वाला हूँ ये वो हैं जहाँ पर अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित थी, और इनमें से हर कू पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ब्रीफली आपको हर कू के बारे में बताऊं ताकि कम टाइम में सब कवर हो जाए। सबसे पहले चलते हैं ईयर 1893 में। ये वो साल है जब अमेरिका ने पहली दफा किसी भी कंट्री में कू किया। अमेरिका से 3,500 मील दूर हवाई की क्वीन अमेरिकन शुगर इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट बन रही है। असल में अमेरिकन मिशनरीज आज से कई साल पहले हवाई में क्रिश्चियनिटी फैलाने की गर्ज से आए और उन्होंने यहाँ कई एकड़ जमीन खरीदी और फिर यहाँ पर शुगर फार्मिंग शुरू की। ये सारी शुगर यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रही थी और लोकल्स को इसका बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा था। क्वीन ने इन शुगर बिजनेसमैन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो अमेरिका में बैठे बड़े बड़े शुगर मिल्स के मालिकों के कान खड़े हो गए। और फिर कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने अपने बहुत सारी मिलिट्री शिप्स को यहाँ भेजा और उन्होंने चंद लोकल्स की मदद से क्वीन को हटाकर उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज में से एक को हवाई का नया प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरे कंट्रीज में टांग अड़ाने या फिर उनकी गवर्नमेंट उल्टाने की ये अमेरिका की पहली कोशिश थी जो कि पूरी तरह कामयाब हुई थी। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह को एक दफा खून लग जाए तो वो गांव के गांव उजाड़ देता है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ था। अब चलते हैं ईयर 1895 में। स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स कर रही है। उनकी सारी बड़ी कॉलोनीज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, खास तौर पर क्यूबा, पोर्टो रिको और फिलीपींस में। दूसरी तरफ अमेरिका एक नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और उसे अपने इतना करीब स्पेनिश एम्पायर की कॉलोनीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं। अमेरिका किसी भी मौके की तलाश में है और उसे ये मौका मिलता है जब इधर पोर्टो रिको के पास खड़ी उसकी एक शिप तबाह हो जाती है और अमेरिका उसका इल्जाम डालता है स्पेनिश एम्पायर पर। अमेरिका अब स्पेनिश एम्पायर और लोकल्स की वॉर में ऑफिशियली उतर जाता है। वो पोर्टो रिको, क्यूबा, ग्वाम और फिलीपींस के लोकल्स से प्रॉमिस करता है कि अगर वो स्पेनिश एम्पायर को यहाँ से भगा दें तो वो इन चारों कंट्रीज को आजाद कर देगा। अमेरिका की सपोर्ट से लोकल्स स्पेनिश एम्पायर को यहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं और अमेरिका इन चारों कंट्रीज में अपने पपेट लीडर्स इंस्टॉल कर देता है। तो सिर्फ 8 साल के अरसे में अमेरिका इन सब कंट्रीज में कू करके अपनी पसंद की गवर्नमेंट्स इंस्टॉल कर चुका है। अब चलते हैं ईयर 1909 में। सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है निकरागुआ, जिसकी जमीन कॉफी बीन्स उगाने के लिए बहुत फर्टाइल है और यहाँ पर बहुत सी अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो यहाँ से कॉफी बीन्स उगाकर बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निकरागुआ में इलेक्शंस होते हैं और एक नया प्रेसिडेंट आता है जो आते ही कोशिश करता है कि इन अमेरिकन कंपनीज को किसी तरह रेगुलेट करे, क्योंकि ये बहुत तेजी से निकरागुआ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अमेरिका जाहिर है ये होने नहीं देगा। अमेरिका इस प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि ये प्रेसिडेंट पैनामा कनाल की तरह एक कैनाल इधर भी बनाने लगा है। इससे निकरागुआ के पड़ोसी कंट्रीज भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि 20-30 साल बाद ये चीज सामने आ गई थी कि ये अमेरिका का एक झूठा प्रोपेगेंडा था। खैर, निकरागुआ में बगावत होती है और अमेरिका अपनी नेवी शिप्स इधर भेज देता है। अमेरिका की मदद से बागी जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ता है और फिर अमेरिका इधर भी अपनी पसंद की गवर्नमेंट इंस्टॉल करता है। सिर्फ 2 साल बाद 1911 में अमेरिका निकरागुआ के ही पड़ोसी होंडुरास में भी कू करवाता है और इस दफा भी वही स्टोरी रिपीट होती है। होंडुरास का प्रेसिडेंट इधर मौजूद अमेरिकन कंट्रीज को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज जिस चीज का बिजनेस कर रही हैं वो है बनाना यानी केले का। इस सारी बनाना इंडस्ट्री के पीछे एक अमेरिकन आदमी था जिसे सैम द बनाना मैन कहा जाता था।
ये एक आदमी इतना पावरफुल था कि अपना बिजनेस बचाने के लिए ये अपनी प्राइवेट आर्मी लेकर आता है और हॉन्डुरस पर अटैक कर देता है और अमेरिकन गवर्नमेंट चुपचाप ये सब कुछ देखती रहती है। जब ये वॉर पीक पर पहुंचती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट सीज फायर के लिए प्रेशर डालती है और मजबूरन हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ता है और बनाना मैन अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट हॉन्डुरस में लगवाता है, जो सैम को बनाना फार्मिंग के लिए न सिर्फ और जमीन देता है बल्कि उसकी सारी कंपनीज को टैक्स फ्री स्टेटस भी दे देता है। सिर्फ एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने एक कंट्री की पूरी गवर्नमेंट उल्टा दी थी। खैर, अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 1950s में। अमेरिका अब दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर बन चुका है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने वॉरफेयर को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अमेरिका का फोकस अब सिर्फ अपने पड़ोसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। अमेरिका का इस वक्त एक ही राइवल है और वो है सोवियत यूनियन, जिसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अमेरिका हर हाल में फैलने से रोकना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और यही चीज हमें ले आती है ईरान की तरफ। साल है 1953। ईरान में नए इलेक्शंस हुए हैं जिसके नतीजे में मोहम्मद मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोहम्मद मुसद्दिक चाहते हैं कि ईरान अपने ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल ब्रिटिश से वापस ले ले। उस वक्त ईरान का सारा ऑयल एंग्लो इरानियन नामी ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में था और मुसद्दिक सारी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करना चाहते थे। ब्रिटेन ईरानी प्राइम मिनिस्टर को वार्न करता है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट फौरन CIA के साथ मीटिंग करती है और डिसाइड ये होता है कि मोहम्मद मुसद्दिक को हटाया जाए। CIA सीक्रेटली अपने मिडिल ईस्ट ब्यूरो चीफ कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान भेजती है। कर्मिट का एक ही मिशन था कि किसी भी तरह मुसद्दिक को हटाए। कर्मिट अपने पैसे पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स में बांटता है और उन्हें उकसाता है कि वो पब्लिक में मुसद्दिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। रिलीजियस लीडर्स पर फेक अटैक्स करवाए जाते हैं और उनका इल्जाम मुसद्दिक पर डाला जाता है। हर तरफ वायलेंट प्रोटेस्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। शॉप्स को आग लगाई जाती है। पुलिस पर पथराव होता है जिसके जवाब में पुलिस फायरिंग करती है और कई 100 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद तेहरान में हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और इवेंचुअली मोहम्मद मुसद्दिक को रिजाइन करना पड़ता है। उन्हें अरेस्ट करके एक स्क्रिप्टेड ट्रायल चलाया जाता है और बाकी सारी जिंदगी के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। ईरान में अब मोहम्मद मुसद्दिक की खाली जगह को फिल करने के लिए US और UK लाते हैं मोहम्मद रजा शाह पहलवी को और उन्हें बनाते हैं किंग ऑफ ईरान। 45 centuries. His title is King of Kings and he becomes Emperor of his nation. ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि ईरान जैसे पावरफुल कंट्री में एक प्रो वेस्टर्न प्रो अमेरिकन डिक्टेटर आ चुका था। शाह ने अमेरिकन कंपनीज को भी इनवाइट करना शुरू किया कि वो ईरान में आकर ऑयल एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन शाह के दौर में ईरान एक पुलिस स्टेट बनकर रह गया। शाह ने अपने मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स, रिलीजियस लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स, हर किसी को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। ये जुल्म इतना बढ़ा कि बिलाखिर 1979 में ईरानी सड़कों पर निकल आए और शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ा। ये ईरान और मिडिल ईस्ट का एक टर्निंग पॉइंट था बिकॉज शाह को आयतुल्लाह खुमैनी ने रिप्लेस किया, एक रिलीजियस लीडर ने जो ईरान को कल्चरली और पॉलिटिकली बिल्कुल बदलने वाले थे। अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का दोस्त अब उनका दुश्मन बन चुका था। ईरान की 1979 की रेवोल्यूशन को अगर डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसकी असल वजह 1953 में यही अमेरिकन बैक्ड कू था जिसकी वजह से शाह रजा पहलवी पावर में आए थे। खैर, ईरानी कू के अगले ही साल 1954 में अमेरिका ने ग्वाटेमाला में भी ईरान वाला प्लान यूज किया। वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना शुरू किया। इस प्राइम मिनिस्टर का भी जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपने मुल्क में मौजूद अमेरिकन कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता था, जिन्होंने ग्वाटेमाला की सारी इलेक्ट्रिसिटी और रेल रोड नेटवर्क पर अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी। उसका एक और जुर्म ये भी था कि उसने बनाना कंपनीज को दी हुई जमीन वापस लेकर आम लोगों में बांटना शुरू की ताकि वो उस पर फार्मिंग करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालें। तो हॉन्डुरस की तरह यहाँ पर भी अमेरिकन बनाना इंडस्ट्री का बहुत होल्ड था। तो जाहिर है अमेरिका इस प्रेसिडेंट को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने CIA को ऑर्डर किया कि इस गवर्नमेंट को उल्टा दो और CIA ने फौरन ही इस पर काम शुरू कर दिया। CIA ने ग्वाटेमाला के रिटायर्ड फौजियों और कुछ प्राइवेट लोगों को हथियार सप्लाई करना शुरू किए और साथ ही में इधर फ्लोरिडा के पास एक रेडियो स्टेशन बनाया जहां से फेक रेडियो ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट शुरू की जिनसे ऐसा लगने लगा कि जैसे ग्वाटेमाला में बगावत हो गई है और बस रेवोल्यूशन आने लगी है। ये ब्रॉडकास्ट स्पेनिश लैंग्वेज में थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे ग्वाटेमाला के ही किसी रेडियो से ये सारी न्यूज आ रही हैं। इसी दौरान इन रिटायर्ड फौजियों और प्राइवेट आर्मी ने गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक्स शुरू कर दिए। सब लोगों को यही लग रहा था कि जैसे कोई रेवोल्यूशन आ गई है। सिर्फ ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट को पता था कि इस सब के पीछे CIA है। प्रेशर इतना बढ़ा कि फाइनली ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया और CIA ने अपना हैंड पिक्ड नया प्रेसिडेंट वहां पर लगा दिया। इसके बाद ग्वाटेमाला में पॉलिटिकल किलिंग्स, असैसिनेशंस और इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अमेरिका में बैठे हुए चंद इंडस्ट्रियलिस्ट्स की वजह से एक पूरा मुल्क बर्बाद हो गया और आज 70 साल गुजरने के बाद भी ग्वाटेमाला इस एक कू के नताइज भुगत रहा है। खैर, अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। ईयर है 1960। अफ्रीका के सेंटर में एक कंट्री है कॉन्गो, जो अभी अभी बेल्जियम से आजाद हुआ है और फ्रेश इलेक्शंस के नतीजे में पैट्रिस लुमुम्बा नाम का एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बना है। अमेरिका इस डेवलपमेंट पर बहुत कंसर्न है क्योंकि कोल्ड वॉर इस वक्त पीक पर है और कॉन्गो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल कंट्री है, स्पेशली यूरेनियम से, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। इतने रिसोर्स रिच कंट्री पर कोई इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर कैसे आ सकता है? अमेरिका ये कभी नहीं होने दे सकता। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट एक बार फिर CIA को पैट्रिस की गवर्नमेंट उल्टाने का टास्क देती है और फिर CIA अपना पैसा, कनेक्शंस और प्रोपेगेंडा यूज करते हुए ये अचीव कर लेती है। मगर इस सारे प्रोसेस में बहुत सी जानें जाती हैं और आखिर में प्राइम मिनिस्टर को भी मार दिया जाता है। मगर CIA का गोल एक बार फिर पूरा हो जाता है। अब ईयर है 1963। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम दो ग्लोबल सुपर पावर्स का फोकस ऑफ अटेंशन बना हुआ है। उस वक्त वियतनाम दो हिस्सों में डिवाइडेड था। नॉर्दर्न साइड कम्युनिस्ट थी और सदर्न साइड प्रो वेस्टर्न कंट्रीज। वियतनाम के कू की स्टोरी बहुत बड़ी है और इसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ब्रीफली बताऊं तो अमेरिका हर हालत में सदर्न साइड को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, मगर उस वक्त वहां के प्रेसिडेंट की ग्रिप अपने कंट्री पर कमजोर हो रही थी और तभी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि अब इधर भी एक कू का टाइम है और इस दफा कू करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री जनरल को चुना। अनफॉर्चुनेटली इस कू में प्रेसिडेंट को मार दिया गया। हालांकि CIA की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। इस एक कू की वजह से अमेरिका अगले 10 साल के लिए यहाँ वॉर में फंस गया, जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त भी हुई और शर्मिंदगी भी। ये पहला कू था जिसके बुरे असरात अमेरिका पर भी पड़े थे। वियतनाम वॉर पे भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे। इसी तरह 1964 में अमेरिका ने इधर ब्राजील में भी कू करके वहां की गवर्नमेंट गिराई और अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लगाया। अब हम आते हैं वापस सेंट्रल अमेरिका की तरफ। ईयर है 1989 और कंट्री है पैनामा। अमेरिका का इस कंट्री में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, पैनामा कैनाल, जहाँ से पूरी दुनिया का 6% सी ट्रेड गुजरता है। अभी तक तो पैनामा का डिक्टेटर अमेरिका के साथ बहुत फ्रेंडली रहा है, मगर अब अमेरिका का इस बंदे पर से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और ऐसे में एक वाकया होता है जिसमें पैनामा के फौजी गलती से अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते हैं। अमेरिका को इसी मौके की तलाश थी। अमेरिका ने 27,000 फौजियों के साथ पैनामा पर अटैक किया, उसकी मिलिट्री को क्रश किया और डिक्टेटर को अरेस्ट करके 40 साल की कैद की सजा सुनवा दी। अमेरिका ने एक बार फिर कामयाबी से एक और गवर्नमेंट उल्टा दी थी। अब हम आते हैं साउथ एशिया की तरफ। ईयर 1989 ही है। इधर सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। सोवियत यूनियन अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका हर हाल में सोवियत यूनियन को यहाँ से निकालना चाहता है और इसके लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान को दे रहा है, जो इन पैसों से आगे अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है। अफगान मुजाहिदीन बिलाखिर ये वॉर जीत जाते हैं और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला जाता है, लेकिन यही अफगान मुजाहिदीन आगे चलकर तालिबान और अलकायदा में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर सिर्फ 12 साल बाद 2001 में अमेरिका इन्हीं तालिबान के खिलाफ जंग करता है और अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर देता है। अब ईयर है 2003 और अमेरिका का सारा फोकस है इधर इराक पर। अमेरिका हर हाल में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को हटाना चाहता है और इसके पीछे क्या रीजंस थी, इस पर हमने ये वीडियो बनाई थी एंड इट्स अ मस्ट वॉच। 1980 से 2003 तक मिडिल ईस्ट की सारी डायनामिक्स में अमेरिका, इसराइल, चाइना
और सोवियत यूनियन का क्या रोल था, ये सब इस वीडियो में डिस्कस हुआ है। तो आई वुड से कि अगर आपने आज के मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को समझना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं इसका लिंक वीडियो के एंड में डाल दूंगा। खैर, अमेरिका 2003 में इराक पर केमिकल वेपन्स ढूंढने के बहाने अटैक करता है और सिर्फ चंद हफ्तों में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिराकर वहां एक अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देता है। 3 साल बाद 2006 में सद्दाम को फांसी दे दी जाती है और अमेरिका का एक और कू सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस कू के बाद इराक में आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स बनते हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देते हैं और आज की डेट तक वो सबके लिए सरदर्द बने हुए हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी कू की तरफ। अब ईयर है 2011 और पूरे अरब में डिक्टेटर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट्स को अरब स्प्रिंग कहा जा रहा है। इस रेवोल्यूशन का सेंटर पॉइंट है लीबिया, जहां पर मुअम्मर कद्दाफी की गवर्नमेंट है। कद्दाफी पिछले 32 साल से लीबिया पर हुकूमत कर रहे हैं और लीबिया के बहुत से लोग उनकी पॉलिसी से तंग भी है। कद्दाफी अमेरिका और नेटो के बहुत खिलाफ हैं। इन प्रोटेस्ट से अमेरिका को कर्नल कद्दाफी को हटाने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एक दफा फिर अमेरिका अपनी कू की स्ट्रेटेजी के जरिए कद्दाफी को हटाकर नई गवर्नमेंट लगाने की कोशिश करता है। इस दफा नेटो भी कू में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नेटो के ड्रोन्स कद्दाफी के कॉन्वॉय पर मिसाइल्स फायर करते हैं, जिसके नतीजे में कद्दाफी पकड़ा जाता है और लोग उन्हें मौके पर ही मार देते हैं। लेकिन इसके बाद से आज तक लीबिया एक केओस की स्टेट में है और इसके हालात स्टेबल नहीं हो सके। आज की वीडियो शायद अभी तक इस चैनल की सबसे डिटेल्ड वीडियो थी, लेकिन ये शायद एक जरूरी वीडियो भी थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि पावरफुल कंट्रीज और पावरफुल लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक चले जाते हैं। एंड इफ यू हैव पावर देन लॉज विल बेंड फॉर यू, यानी अगर आपके पास पावर है तो कानून भी आपको सलाम ठोकेगा, हमें जितना भी बुरा लगे। बट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स ऐसी ही चल रही है। लेट्स सी कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन होता है, या फिर शायद अमेरिका अब खुद किसी डिवीजन या इंटरनल सिविल वॉर का शिकार होने वाला है। 2025 जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव साल होने वाला है। ये है वो सोर्सेज जहां से आज की वीडियो के लिए हमने कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।